हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ आज क्रिया विशेषण और उसके भेदों के साथ। यहाँ कुछ वाक्य देखिए। अलमारी में कुछ पुस्तकें हैं। वह 2 लीटर दूध लाया। वह कितना दूध लाया और कितनी पुस्तकें हैं? अलमारी में कुछ पुस्तकें हैं। हमें यहाँ किसी निश्चित संख्या या माप का बोध नहीं हो रहा है। और दूध कितना लाया? 2 लीटर दूध लाया है। यहाँ हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। कुछ, थोड़ा, लीटर, यह शब्द विशेषता बताने वाले शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, अर्थात यह विशेष्य है। इसका पारिभाषिक रूप इस प्रकार है: संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले अथवा उनकी जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। सर्वप्रथम हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, दिशा, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिश्रमी लड़का ही उत्तीर्ण होता है। यहाँ लड़के की विशेषता या गुण, दोष बताया गया है। तो यह लड़के का गुण है कि वह परिश्रमी है, तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ। अब है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। यहाँ हिमालय की आकार, प्रकार और अवस्था के बारे में बताया है, अर्थात ऊंचा गुणवाचक विशेषण है। रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि के आधार पर मैं आपको और भी बहुत सारे शब्द बताने जा रही हूँ। आप चाहे तो उन्हें लिख भी सकते हैं। गुणवाचक विशेषण: रंग, रंग के आधार पर जैसे काला, नीला, पीला, सफ़ेद, हरियाली आदि, ये सभी शब्द रंग के अंतर्गत आते हैं। गुण: अच्छा, चतुर, दानी, सच्चा, पवित्र आदि। दोष: बुरा, कमजोर, दुष्ट, झूठा, नीच, अधम आदि। स्वाद: स्वाद कैसे होते हैं हमारे? मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका आदि। स्थान: जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जाते हैं, जैसे पंजाबी, नेपाली, रूसी, भारतीय आदि। काल: आधुनिक काल, प्राचीन काल, नवीन, ऐतिहासिक काल आदि। आकार: छोटा, बड़ा, चौकोर, तिकोना आदि। रूप: सुंदर, आकर्षक, प्रभावी। स्पर्श: कोमल, चिकना, नरम, सख्त आदि। गंध: बदबूदार, सुगंधित आदि। दिशा: उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी, पश्चिमी दिशा आदि। यह कुछ शब्द है जो रंग, गुण, दोष, स्वाद, स्थान, काल आदि के अंतर्गत आते हैं। अगर ये शब्द हैं तो हम गुणवाचक विशेषण को आसानी से पहचान सकते हैं। इन्हें आप लिख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा के समय आसानी होगी। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्या जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जिसमें संख्या का बोध हो, 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, वैसा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे तीसरा, पहली, 1, 2 आदि, ये सभी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे सैकड़ों, दसियों, कुछ, थोड़ा आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। इन्हें इस प्रकार देखते हैं: जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 2 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ 2 निश्चित संख्या का
बोध करा रहा है। कितने हैं? 2, 3, 4, 5, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 बच्चे खेल रहे हैं। 5 बिल्लियां दौड़ रही हैं। कितनी बिल्लियां हैं? 5 बिल्लियां दौड़ रही हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभा में कई नेता आए। सभा में कितने नेता आए? कई नेता आए। यहाँ पर 1, 2 या 4 नेता नहीं, कई नेता आए। बहुत से लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने? बहुत से लोगों ने भाग लिया। यहाँ भी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्या में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, माप तोल। जिन शब्दों से माप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भैया 2 किलो आम लाए। भैया कितने आम लाए? 2 किलो। वह ज़्यादा कपड़ा ले आया। कितना? ज़्यादा। यहाँ एक में निश्चित माप का बोध हो रहा है और दूसरे में अनिश्चित माप का बोध हो रहा है। अतः यह भी निश्चित और अनिश्चित 2 भागों में बांटा गया है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध ना हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में 2 लीटर, आधा मीटर, 100 ग्राम, 2 गज ऐसे शब्द आते हैं जिससे हमें निश्चित संख्या का या माप तोल का बोध हो। और अनिश्चित परिमाणवाचक में बहुत सारा, अधिक, कम, कुछ इस तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अब है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे सार्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन सा खेल खेलोगे? वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। जो लड़की यहाँ आई थी वह मेरी छात्रा है। वह राम है। यहाँ कौन सा यह सार्वनामिक विशेषण है। वह सार्वनामिक विशेषण है। जो लड़की आई, जो लड़की यहाँ आई थी वह मेरी छात्रा है और वह राम है। यह सभी सार्वनामिक विशेषण हैं क्योंकि यह सर्वनाम भी है और विशेषण का कार्य भी कर रहे हैं। वह, यह, मैं, मेरा, यह सब सर्वनाम होते हैं, किंतु वह लड़का, यह लड़के की विशेषता हो गई। कौन तेज दौड़ता है? वह लड़का तेज दौड़ता है, अर्थात यह सार्वनामिक विशेषण है। कौन लड़की मेरी छात्रा है? जो लड़की यहाँ आई थी वह मेरी छात्रा है। तो यह सर्वनाम के साथ साथ उसकी विशेषता भी प्रकट कर रहा है और उसकी ओर संकेत भी कर रहा है। तो यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। वह राम है। कौन राम है? वह राम है। हम राम की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वह राम है। यह बहुत ही आसान है। इन्हें हम सर्वनाम को पहचान सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ वाक्य इस प्रकार हैं। वह बहुत साहसी है। वह बहुत साहसी है। वह सबसे होशियार है। यह सबसे लंबा है और वह बहुत मूर्ख है। यहाँ साहसी विशेषता है किंतु बहुत लग जाने से वह और भी विशेष हो गया। सबसे होशियार, सबसे होशियार, यहाँ होशियार विशेषता है किंतु सबसे लग जाने की वजह से यह और भी ज़्यादा विशेष हो गया। लंबा,
लंबा तो है, यह उसकी विशेषता है, किंतु सबसे लग जाने की वजह से यह और भी ज़्यादा विशेष हो गया। इसी तरह विशेषताओं के आगे जब कोई शब्द लगकर उस विशेषता को और भी विशेष बना देते हैं तो वह प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के आगे लगे शब्द उनकी विशेषताओं को बढ़ाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषणों की रचना 4 आधार पर की गई है: संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। हम सभी के आधार पर इनको समझते हैं। संज्ञा से बने विशेषण और सर्वनाम से बने विशेषण शब्द यहाँ हैं, आप देखिए ध्यान से। राष्ट्र, राष्ट्रीय, अर्थ, आर्थिक, यानी कि राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय, अर्थ का आर्थिक, दया शब्द का विशेषण है दयालु, अनुभव शब्द का विशेषण है अनुभवी, शिक्षा शब्द का विशेषण है शिक्षित। यह सर्वनाम है तो यह सर्वनाम का विशेषण शब्द होगा ऐसा, वह, वैसा, हम, हमारा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा। अब क्रिया से बने शब्द और अव्यय से बने शब्द। खाना क्रिया है, उसकी विशेषता हुई खाऊं, भागना भगोड़ा, लड़ना लड़ाकू, पढ़ना पढ़ाकू। अव्यय से बने शब्द नीचे निचला, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, अंदर अंदरूनी। अभी तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्था है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जब संज्ञा की सामान्य रूप से विशेषता प्रकट की जा रही हो और किसी से तुलना ना की जाए तो वह मूलावस्था होती है। जैसे आम मीठा है, यहाँ पर किसी से तुलना नहीं हो रही है, सामान्य रूप से उसकी विशेषता प्रकट हो रही है कि आम मीठा है, यानी कि बहुत पॉजिटिवली बात कही जा रही है। पागल कुत्ते से बचो, एक सीधी बात की जा रही है। यहाँ नेगेटिव या तुलनात्मक शब्द नहीं है। पागल कुत्ते से बचो यानी आपको बचना है। नहीं तो यह भी वाक्य हो सकता है कि यह कुत्ता पागल है या आपको काट लेगा या आप नहीं बच पाओगे, पर यहाँ कुछ भी नकारात्मक नहीं है और तुलनात्मक नहीं है। यह बहुत ही सामान्य रूप से विशेषता प्रकट कर रहा है। अब उत्तरावस्था, इसमें 2 संज्ञाओं के गुण दोषों की आपस में तुलना की जाती है तथा विशेषण से पहले से की तुलना में, की अपेक्षा, के मुकाबले में आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आलिया सोनम से बड़ी है, यहाँ तुलना की जा रही है, कंपैरेटिव। आलिया सोनम से बड़ी है। सोना चांदी से महंगा है, यहाँ भी सोना और चांदी के बीच तुलना की गई है, सोना महंगा है। यहाँ 2 प्राणियों और 2 वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना कर एक को दूसरे की तुलना में अच्छा बुरा या बड़ा छोटा या कम ज़्यादा बताया जाता है। अब है उत्तमावस्था, इसमें किसी संज्ञा की सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। यहाँ तुलना नहीं होती, अपितु सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताया जाता है। जैसा कि नाम से ही बोध हो रहा है, उत्तमावस्था सबसे उत्तम अवस्था, उसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम को बताया जाता है। जैसे कोहली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, कोहली खिलाड़ी तो है किंतु सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय ऊंचा है, एवरेस्ट ऊंचा है, किंतु एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह उसकी उत्तम अवस्था है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना कर किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निम्न दिखाया जाता है। सबसे, सर्वाधिक, श्रेष्ठतम, उच्चतम आदि शब्दों द्वारा उत्तम अवस्था को दर्शाया जाता है। सार्वनामिक विशेषण की तुलनात्मक अवस्था
नहीं होती है। अब है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के कुछ शब्द मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, जैसे कि चतुर मूलावस्था है, किंतु अधिक चतुर उसकी उत्तरावस्था है और सबसे चतुर उसकी उत्तमावस्था है। अधिक मूलावस्था है, अधिकतर उत्तरावस्था है और अधिकतम उसकी उत्तमावस्था है। सुंदर मूलावस्था है, सुंदरतर उसकी उत्तरावस्था है और सुंदरतम उत्तमावस्था है। न्यून मूलावस्था है, न्यूनतर उत्तरावस्था है और न्यूनतम उसकी उत्तमावस्था है। इसी प्रकार हम तीनों अवस्थाओं को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे विशेषणों को पहचानने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ विशेषण विषय यहीं समाप्त हुआ। इस वीडियो से आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य हुआ होगा, किंतु फिर भी यदि कुछ समस्याएं या कुछ प्रश्न है या किसी शब्द के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसके उत्तर दूंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।